हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अंजलि आप सबका वाइटरे टाइम्स वेब पोर्टल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपके लिए लाई हूँ संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। आप सभी जानते हैं संविधान क्या होता है। संविधान किसी भी देश की रूल बुक्स होती है, कानून किताब होती है, जिसमें देश के सारे छोटे मोटे कानून लिखे जाते हैं और जिसके द्वारा देश की व्यवस्थाएं चलती हैं। तो आज मैं उसके बारे में, हमारे भारत के संविधान के बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपको पसंद आए। हम सभी जानते हैं संविधान निर्माण के लिए हमारे भारत में स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा की गठन किया गया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं। और इसकी शुरुआत या इसकी पहल हम कहें तो 1942 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन लीगली और असली तौर पे अगर हम कामकाज देखा जाए तो 1946 के कैबिनेट मिशन के द्वारा इसको पूर्णतः लागू किया गया या पूर्णतः इसका काम जो है शुरू किया गया। तो 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया जुलाई में, तो उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई और उसको हम 3 चरणों में देखते हैं कि संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो 3 चरणों में किस तरह सफल होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो उसकी फर्स्ट स्टेज है वो मानी जाती है 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947। इसकी फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज आती है 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949। इन सबको मैं आपको और आगे डिस्क्राइब करूंगी। और थर्ड फेज इसका आता है 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952। अब संविधान बनाने के लिए जरूरी था कि हर एक प्रांत से, हर एक जगह से चुनाव करवाना, तो उसके लिए इलेक्शन हुए थे और कुल 389 मेंबर्स चुने गए थे, जो कि 292 मेंबर्स जो थे उसके ब्रिटिश प्रेसिडेंसी थे, ब्रिटिश प्रांत से लिए गए थे, और 93 मेंबर जो थे वो हमारी देशी रियासतों से थे, और जिनमें से 4 जो मेंबर्स थे वो कमिश्नर द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। मैं बात कर रही थी इन 3 फेजेस की, तो मैं आपको बता दूं, जो फर्स्ट फेज है 9 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947, तो ये स्वतंत्रता से, हमारे भारत की स्वतंत्रता से पहले का चरण है, जिसमें बहुत ही बहस के बाद इन्होंने जो मसौदा तैयार किया था उस पर बहस हुई थी। नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम से, जो संविधान है पूर्णतः बन गया था, उसको बस लागू करने की प्रक्रिया बची हुई थी, तो जो कि 26 नवंबर 1949 तक है। अब 1949 के बाद 52 तक, जब तक एक पूर्णतः इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म नहीं बन जाता है, तब तक ये थर्ड फेज उसका माना गया। तो मैंने आपको बताया है, जैसे 389 मेंबर्स से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उसमें आपको ये जान के बहुत अच्छा लगेगा कि उस समय भी हमारी 15 ऐसी विख्यात महिलाएं भी थीं, जो कि पुरुषों के साथ बहुत ही तालमेल बैठा के काम कर रही थी। 15 महिलाओं में हंसा मेहता, पंडित विजयलक्ष्मी और बहुत सी ऐसी महिला थी, जैसे सरोजनी नायडू, अमृत कौर, वैसे। और आपको जान के यह भी हर्षोल्लास है कि इनमें 33 जो थी वो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति थे, और 26 जो थे अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे। तो हर विभिन्न धर्म, वर्ग, क्लास, कलर पीपल थे वहां पे, डाइवर्सिटी थी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, और बहुत बहस हुई। और यह जान के भी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने 60 देशों का, आप बहुत आश्चर्य करेंगे कि 60 कंट्रीज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पढ़ा, उसको एक्सप्लेन किया, उसको समझा, और उसमें से जो प्लस पॉइंट्स थे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। साथ ही 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय भी लगा, जिनमें 6.4 करोड़ रुपए का पैसा भी खर्च हुआ। और ये देखा जाए तो बहुत लंबा समय नहीं है, क्योंकि अगर हम अमेरिका और फ्रांस की बात करें तो वहां पे कई वर्ष लगे थे संविधान को बनाने में। तो मैं आगे आपको ले चलती हूँ कि हमारे संविधान में कई देशों से हमने कुछ कुछ चीजें ली गई हैं, जिसकी वजह से हमारे संविधान को बोरोर्स बैग भी बोला जाता है।
बोरोवर्स मतलब हमारा मांगा हुआ थैला, या उसको पैराडाइज लॉयर्स भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लॉयर्स थे उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसलिए उसको पैराडाइज ऑफ लॉयर्स कहते हैं। तो मैं कई देशों की बात कर रही थी कि किन किन देशों से हमने कौन कौन सी चीजें ली हैं। जैसे हमारे 200 वर्षों की गुलामी जो कि हमने ब्रिटेन के अंतर्गत की थी, तो हमने बहुत ज्यादा इफेक्ट जो था वो ब्रिटेन गवर्नमेंट का था, इसलिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो हमारी संसदीय कार्य प्रणाली थी वो हमने ब्रिटेन से ली है। इसके साथ ही जो रूल ऑफ लॉ है, कानून के समक्ष सबको बराबर समानता का मानना, यह दर्जा भी हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके साथ ही जो हमारे लोकसभा के स्पीकर का पद है वो भी हमने ब्रिटेन से लिया है। अगर हम बात करें तो अमेरिका से, तो वहां हम देखते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट्स, हमारा जो प्रस्तावना है प्रेम्बल, या फिर जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। आगे चलते हैं, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, तो हमने जो जस्टिस वर्ड है, जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो हमने 1917 की रशिया से लिया है। इसके साथ ही फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमने रशिया से ली है। रशिया के साथ साथ अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो वहां से हमने रिपब्लिक मतलब गणराज्य होना माना गया है। साथ साथ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एंड फ्रीडम, इट मीन्स वहां की फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके उनके जो 3 स्तंभ थे, इक्वलिटी, फ्रीडम एंड फ्रेटर्निटी, वो हमने अपने संविधान में लिए हैं। साथ ही आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिए हैं, और जर्मनी से हमने इमरजेंसी पावर्स, जो हम देख रहे हैं आपातकाल की स्थितियां बन जाती हैं, नेशनल इमरजेंसी हो जाती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाती है, और स्टेट में भी इमरजेंसी लग जाती है, तो ऑल दीज इमरजेंसीज जो है वो हमने जर्मनी से ली है। और इससे कई छोटे मोटे देश हैं जहां से हमने कुछ ना कुछ लिया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात भी है कि कई देशों का पढ़ाई करके, कई देशों की चीजों को समझ के, उनके आइडियाज को, उनके आइडियोलॉजीज को समझ के, हमारे जो फोर फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा मसौदा तैयार किया। मसौदे के साथ साथ बहुत ही लगनशीलता के साथ कई व्यक्तियों ने अपनी अपनी बात रखी, बहुत पुरजोर विरोध भी हुआ, लेकिन साथ साथ सबकी सर्वसम्मति से सबने 26 नवंबर 1949 को उसको सर्वसम्मति से पारित किया, और 26 जनवरी 1950 को उसको लागू करवाया। तो ये बहुत ही छोटी मोटी बात है। अगर मैं बात करूं उसकी पहली बैठक से कि पहली बैठक कब हुई थी, तो ये जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष को चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। उसके एक दिन बाद ही इन्होंने अपना एक स्थायी अध्यक्ष चुन लिया, मतलब 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने अपना स्थायी अध्यक्ष किसे चुना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और इसी कड़ी में एक दिन बाद आ जाता है आपका जो जवाहरलाल नेहरू हमारे सर्वप्रथम प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, मतलब उन्होंने अपने से तैयार किया वो कुछ पॉइंट्स थे, पोस्टुलेट्स थे कि कैसा होना चाहिए संविधान, तो उन्होंने वो 13 दिसंबर 1946 को बताया। इसके साथ ही कई समितियों का गठन हुआ, सबको एक एक समिति दी गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी। इन समितियों के साथ उन्होंने अपने अपने कार्यों को बांटा और आगे से बहुत अच्छे तरीके से उसको लागू करा। अब हम चलते हैं हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ की ओर, जिसको हम प्रेम्बल के नाम से जानते हैं, जिसको हम प्रस्तावना की नाम से जानते हैं। आप सबको पता होगा कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो उसका सबसे पहले हम जिस्ट देख लेते हैं, इंडेक्स देख लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि उस बुक के अंदर है क्या। उसी तरह हमारे संविधान में भी इन लोगों ने एक पृष्ठ रखा था, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं, जो कि उसकी कुंजी थी, उसकी आत्मा थी, जिसके एक एक शब्द में एक एक आत्मा निहित है, एक एक शब्द इतना गहरा है, उनके एम्बिशंस को दिखाता है, उनकी आइडियोलॉजी को दिखाता है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देती हूँ कि क्या है हमारा प्रस्तावना, क्या है हमारी प्रेम्बल, जो शुरू होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunities, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual
and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये उसमें बहुत ही अगर आप देखेंगे तो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जिनको अगर समझने की ओर जाए तो हम अपना पूरा जीवन लगा सकते हैं। जैसे इसकी शुरुआत में ही कह दिया गया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के लोग, मतलब इस देश की जनता ही इसका स्रोत है। इसकी जो पावर इसको मिल रही है वो इसकी जनता से मिल रही है। Having solemnly resolved to constitute India into its sovereignty, it means जो इंडिया की जो पावर है, सुप्रीम पावर है, वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मामले में सुप्रीम है, वो किसी के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। सॉवरेनिटी, सेक्युलरिटी, इट मीन्स हमारे जो राष्ट्र है उसका कोई एक धर्म नहीं है, वह सब धर्मों को बराबर मानता है। सोशलिज्म, जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देता है, सब जाति वर्ग भेद से सबको समान मानता है, जस्टिस सबको दे रहा है। डेमोक्रेसी है यहाँ पे, जो भी जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति आप पे राज कर रहा है। एंड लास्टली रिपब्लिक इट मीन्स आपका जो हेड ऑफ द स्टेट है, आपका जो राष्ट्रपति है, वो हायरार्किकल बेस पे नहीं है। मतलब जैसे राजा के यहाँ क्या होता है, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा, वहां ऐसा नहीं है। अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, इट मीन्स आप इलेक्शंस के थ्रू। इसके बाद अगर हम बात करें जस्टिस की, तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जस्टिस आपको प्रोवाइड किया गया है। जस्टिस के बाद अगर बात आती है इक्वालिटी, इट मीन्स यहाँ हर कास्ट की, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, रीजन, सबके डिस्क्रिमिनेट ना करते हुए सबको एक समान माना गया है। इनके रूल ऑफ लॉ के अंतर्गत भी आपको एक समान देखा जाता है। फ्रेटर्निटी मतलब बंधुत्व, आप समान एक दूसरे को भाईचारे की नजरे से देखिए। सबको फ्रेटर्न, लिबर्टी इट मीन्स आपको सबको फ्रीडम है, आप जो भी एक्सरसाइज कीजिए, आप जो भी रिलीजन को मानते हैं, जिसको भी प्रोपोगेट करते हैं। फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी, 6-7 तरह की आपको फ्रीडम दी गई है, मूवमेंट की, एसोसिएशन की, स्पीच की। तो इस तरीके से आपके हर एक शब्द में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल के हर एक शब्द में एक एक आइडिया निहित है, एक एक आइडियोलॉजी है जो कि हमको हमारी वैल्यूज सिखाता है। और इसी के साथ इन्होंने 26 नवंबर 1949 को पूर्ण सहमति से यह संविधान पारित किया, लेकिन इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, जब हमारे राष्ट्रपति द्वारा इसको लागू किया गया पूरे देश में। इसके साथ ही हमारे प्रेम्बल को कई लोगों ने, कई जस्टिस ने इसको आत्मा कहा है, या आत्मा है हमारे पूरे संविधान की। इसको पूंजी भी कहा गया है कि इसके जरिए हम पूरे संविधान को पढ़ सकते हैं। और नॉट ओनली दिस, कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने जो प्रस्तावना है हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। मतलब जो उन्होंने वहां सोचा था, ये सब उसका सपनों में जो था, उन्होंने कैसा इंडिया होना चाहिए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा कि कोई भी संविधान जब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसको क्रियान्वित करने वाले हाथ या व्यक्ति अच्छे नहीं होंगे। मतलब इसके पीछे जो मोटिव होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, हमारे एम्बिशंस, हमारे आइडियल्स अच्छे होने चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। आगे मैं इसके और भी लेक्चर्स बनाऊंगी, तब तक आप देखते रहिए वीडियो और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने घर पे रहिए। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके हमें राय ज़रूर दें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।